जी, वेलकम बैक। तो स्कोरिंग ऑफ रैंकिंग आइटम्स अगर हमने करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे सिंपली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें 0 स्कोर आप देते हैं गलत ऑप्शन को, 1 स्कोर आप देते हैं सही ऑप्शन को। तो समटाइम्स आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने रैंकिंग करनी है अपने आंसर की। जैसे मैचिंग के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों के स्कूल लेवल पे जो पेपर टेस्ट होते हैं उसमें मैचिंग की ऑप्शंस होती हैं, या उसमें रैंकिंग की आइटम्स होती हैं कि जी आपको अगर एक ऑर्डर में आंसर को जो है वो एडजस्ट करना है, सारे आंसर्स जो दिए गए हैं पॉसिबल आंसर्स उनको आपने रैंक करना है, उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा। तो उसकी स्कोरिंग थोड़ी सी जाहिर है वो 0-1 की बजाय थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। उसमें कुछ फार्मूलाज यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। ये फार्मूलाज आप जो है वो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये किस तरह से ये असल में फंक्शन हो रहा होता है। ये अब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, सिंपली जस्ट एक क्लिक से ये सारे काम हम कर लेते हैं। इन फार्मूलाज में ये वैल्यूज पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किस तरह से होता है। इसको पहले इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम इस फार्मूला पे आते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये सिटीज़ हैं हमारे पास कुछ, जो नज़र आ रहे हैं आपको पहले कॉलम में। इन सिटीज़ को एक करेक्ट ऑर्डर में, एक रैंक में एडजस्ट करने के लिए अगर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इनको किसी भी बुनियाद पे कि जी इनको रैंक करें, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा सिटी आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। आप फर्ज करें आजकल कोविड की जो पेंडेमिक है और आप ये कहें कि जी आपने डाटा एक दिया हुआ है, उस डाटा की बेसिस पे आप पूछें कि जी सबसे ज़्यादा केसेस किस सिटी में है, उससे कम किस सिटी में है, उससे कम किस सिटी में है। तो इसको एक ऑर्डर में जो है वो इसका आंसर दें। तो आप इसके अलावा भी कोई और भी आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपके आंसर जो हैं उनको आपने रैंक करना है। अब फर्ज करें उसका जो करेक्ट रैंक है वो आपको सेकंड कॉलम में नजर आ रहा है। जो न्यूयॉर्क सिटी है वो नंबर 1 पे है। जो आपका सबसे पहला सिटी आना चाहिए वो न्यूयॉर्क है, और लेकिन वो लिखा हुआ सबसे एंड पे है। अब ये इसमें 4, 3, 2, 5, 1 ये सारे रैंक्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, ये करेक्ट हैं असल में। इस रैंक में ये सिटीज़ होने चाहिए थे आंसर में। और जो एग्जामिनी ने रैंकिंग की है वो आपको जो है वो थर्ड कॉलम में नज़र आ रही है। उसने इनको एक ऑर्डर में लिख दिया है कि पहला 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें एक वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है कि डिफरेंस कितना है। जो एग्जैक्ट रैंक है वो कितना होना चाहिए था, वो असल में किस नंबर पे होना चाहिए था उस सिटी को। शिकागो है, अगर उसको 3 पे होना चाहिए था लेकिन उसने उसको 2 पे लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 - 1 इज 3। इसमें आपके जितने डिफरेंसेस हैं ये प्लस माइनस की सिंबल के बगैर होते हैं। जो भी डिफरेंस है चाहे वो माइनस में है या प्लस में, आपने सिर्फ डिफरेंस लिखना है, उसकी प्लस या माइनस साइन नहीं होता। अब आपका जो डिफरेंस है एग्जैक्ट आंसर का, करेक्ट आंसर का और जो उसने आंसर दिया है उसका, वो आपने फोर्थ कॉलम में वो डिफरेंस लिखा है। और इस डिफरेंस का एक स्क्वायर आपने लेना होता है उस फार्मूला में पुट करने के लिए। 3 का स्क्वायर जाहिर है 9 होगा, 1 का हमेशा 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपकी जो रैंकिंग या ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने रैंकिंग करनी होती है, तो वो इस तरह से हम उनकी जब स्कोरिंग करते हैं तो आपने ये फार्मूला आपके सामने है। फॉर एग्जांपल ये स्कोरिंग आप कर रहे हैं, उसमें सी आपको नज़र आ रहा है और टोटल ये इसको एक सम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। दैट इज़ 1 - 2 समेशन डिवाइडेड बाय डी, और टोटल ये डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस जे। इसमें सी जो है दैट इज़ नंबर ऑफ थिंग्स रैंक, जैसे हमने वो सिटीज थे वो 5 थे, तो इसमें सी की वैल्यू 5 आ गई। डी आर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दी रैंक्स, यानी वो जो डिफरेंस हमने देखा था 4 - 1 या 3 - 2, 1 का डिफरेंस, वो जो डिफरेंसेस हैं वो कितना कितना है आप डी की जगह पे जो है वो उसको लिखेंगे। और आपके जो जे हैं वो जे इज इक्वल टू 0 इफ सी इज इवन एंड 1 इफ सी इज ऑड। यानी आपके वो जो ऑर्डर था वो अगर इवन ऑर्डर पे है तो वो 0 जे होगा, और अगर सॉरी अगर वो इवन है तो 1 0 होगा, और अगर ऑड है तो वो 1 होगा।
तो आपने ये वैल्यूज इस तरह से आपने उस फार्मूला में पुट करते हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ये एनालिसिस कर रहे होते हैं तो जस्ट एक क्लिक के थ्रू आपको ये स्कोरिंग सिस्टम जो है उसमें मिल जाता है, उसमें फार्मूलाज पहले से एडेड होते हैं। या आप अगर एक्सेल पे करना चाहें तो ये फार्मूला ऐड करके आप उसकी स्कोरिंग जो है वो एक्सेल पे इस फार्मूला के एडिशन के साथ, या एक उसका अल्टरनेट फार्मूला जो है वो नीचे दिया गया है S2 स्कोरिंग मेथड 2, इस फार्मूले में उसमें भी वही वैल्यूज हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक अल्ट्रेशन की गई है। डिफरेंट ऑथर्स ने जो डिफरेंट मेथड्स उसकी स्कोरिंग के दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो उसकी स्कोरिंग डेवलप कर लेते हैं। देन आपकी जो गेसिंग होती है या करेक्शन करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बात की थी कि आप जो गेस कर रहे होते हैं या करेक्शन कर रहे होते हैं, अगर आपने कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो पहले से बताया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर उसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है या आपने नहीं बताया, या अगर कोई क्वेश्चन भी करता है और आप कह देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो फिर अगर किसी को करेक्ट आंसर का नहीं पता तो जाहिर है वो उसकी गेस करने के चांसेस होंगे। वो हर पार्टिसिपेंट ये कोशिश करेगा कि बजाय इसके कि वो आंसर ना करे, वो गेस करके वो आंसर दे दे। अगर वो सही हुआ तो उसको फायदा हो जाएगा, अगर नहीं सही हुआ तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसमें जो अगर कोई बहुत ज़्यादा लो रिस्क टेकर हो तो फिर वो जाहिर है वो गेस नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा था कि गेस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो जो गेस करने से आपका स्कोर इन्फ्लेट कर सकता है, जो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसकी करेक्शन के लिए कुछ जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। जैसे अगर आपकी जो गेस करने के चांसेस हैं वो आपके ट्रू फॉल्स या वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें जस्ट 2 ऑप्शंस होंगी, वहाँ पे गेस के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जबकि मल्टीपल चॉइस में जब 4 ऑप्शंस हैं या उससे ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो गेस करने के बाद सही उस गेस के सही होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि आपकी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 100 केस जो हैं वो आउट ऑफ 100 वो कितना होगा अगर आपका के जो है वो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 2 ऑप्शंस हैं, अगर ट्रू और फॉल्स, तो उसमें 100 आइटम्स को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 50 आंसर आते हैं। यानी 50% चांसेस ये हैं कि आपके जो गेस किए हुए आंसर्स हैं वो 50% तक ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही 2 हैं। और अगर आपकी ऑप्शन ज़्यादा होंगी, अगर 4 होंगी, फर्ज करें MCQs हैं, 4 को 4 से डिवाइड करें तो वो 25 है। इसका मतलब 25% चांसेस हैं आपके गेस के ठीक होने के। तो जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी आपके जो गेसिंग है उसकी करेक्ट होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। ये एग्जांपल में यहाँ पे आपको जो है वो मज़ीद डिटेल में भी बताया गया है कि अगर आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो 50 हैं आउट ऑफ 100, तो ट्रू फॉल्स जो आइटम्स हैं उनमें 25 आउट ऑफ 100 जो है वो उसमें 50 आपके जो है वो सही होने के चांसेस होंगे। और अगर वो MCQs हैं, 4 ऑप्शन जिसमें होती हैं, तो उसमें आउट ऑफ 100 सिर्फ 24 जो ऑप्शन हैं उसके ठीक होने के चांसेस होंगे। जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी आपकी गेस के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए MCQs को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स ऑप्शंस, क्योंकि उसमें अगर किसी को सही आंसर नहीं आता तो उसके गेस करने के चांसेस एटलीस्ट ट्रू फॉल्स की निस्बत कम होते हैं। तो इस गेस का जो चांस है या उसके चांसेस हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी करेक्शन करने के लिए कुछ जो है वो फार्मूलाज जो है वो यूज़ किए जाते हैं, कुछ स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं। आपके जो NTS के टेस्ट होते हैं, GRE जो कि ब्रॉड लेवल पे लिए जाते हैं, उनमें ये काम जो है वो पहले से ये रूल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा। अगेन मैं यही कहूँगा कि ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये काम किस तरह से हो रहा होता है, जो कि हम सॉफ्टवेयर से जस्ट क्लिक से कर लेते हैं। फर्ज करें आप जो है वो एक टेस्ट आपने डेवलप किया है, MCQs हैं, उसका आपने करेक्शन करनी है, तो वो किस तरह से हो रही होगी। अगर R इज द नंबर ऑफ आइटम्स दैट द एग्जामिनी गेट्स राइट, यानी जो आइटम्स टोटल आपके पास जो स्कोर आ गया है उसमें जो असल में करेक्ट ऑप्शंस हैं, जो सही हैं, जो एग्जामिनीज ने राइट उनको किया है, वो कितनी है, वो दैट इज R।
W इज द नंबर ऑफ आइटम्स दैट द एग्जामिनीज गेट रॉन्ग, जिनको उन्होंने गलत मार्क किया है वो कितनी है, और K इज द नंबर ऑफ ऑप्शंस पर आइटम, एक आइटम पे आपकी जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो कितनी है, 4 हैं या 2 हैं, यानी एमसीक्यूज में जाहिर है वो नॉर्मली 4 ही होती है। एंड एस इज द करेक्टेड स्कोर, तो फिर आप इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करके उसका करेक्टेड स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है वो अगर एक्सेल पे आप ये काम करना चाहें तो फिर आपको ये फार्मूला वहाँ पे खुद पुट करना पड़ता है, अदरवाइज SPSS में या हमारे जो स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये मौजूद होते हैं, आप जस्ट एक क्लिक से ये काम कर लेते हैं। तो जब भी आप कोई भी टेस्ट डेवलप कर रहे हैं जिसमें गेस करने के चांसेस हो सकते हैं, या अगर आपको जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं एक लार्ज डाटा हैंडल करने के बाद, जाहिर है जब आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग या एडवर्स पेनल्टी उसमें आपने कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हुई, तो जब भी किसी को रिस्पांस सही रिस्पांस का नहीं पता होगा तो वो उसमें गेस करने की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी करेक्शन के लिए आपको पहले से स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, वो डिफरेंट फार्मूलाज को डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके आप डेवलप कर सकते हैं। देन कन्वर्टेड स्कोर्स, समटाइम्स हमें जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ती है, बाद औक़ात तो आपका रा स्कोर जो है वही एनफ होता है। जैसे अभी आपके पेपर हुए हैं या जितने भी आपके अभी तक सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में जो पेपर्स हुए हैं टेस्ट, चाहे वो मिड टर्म है फाइनल टर्म है, तो उसमें रा स्कोर्स जो आपके आ गए हैं वो वही रा स्कोर्स जो हैं वो आपकी असेसमेंट उन्हीं की बेसिस पे हो रही है, उसी को परसेंटेज में जस्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको देखने के लिए सिंपली उसको हम कन्वर्टेड, सिर्फ परसेंटेज देखने को कन्वर्टेड स्कोर नहीं कहते, उसमें आपका रा स्कोर ही होता है। अब कन्वर्जन जो है वो अगर आपके पेपर्स में एक सिंपल सी एग्जांपल देखी जाए तो वो वेरी सिंपल एग्जांपल ये होती है कि समटाइम्स आपका पेपर जो है वो मिड पेपर अगर फर्ज करें किसी का 12 मार्क्स का है, तो अब बाज़ औक़ात टीचर्स 12 मार्क्स में 2-2 मार्क का अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं तो टीचर्स का भी और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स का भी यही ख्याल होता है कि सिर्फ 2 नंबर का सवाल है तो इसमें तो 4-5 लाइनें या 4-5 सेंटेंसेस ही काफ़ी होंगे। अब हालांकि उसमें अगर 1 घंटा दिया गया है और 2 क्वेश्चंस हैं और वो 2-2 मार्क्स के हैं, तो अब बजाय इसके कि ये देखा जाए कि एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा मिला है तो इसमें इतना मटेरियल होना चाहिए कि जो आधे घंटे में लिखा जा सकता है, तो बाज़ औक़ात सिर्फ मार्क्स पे लोग जब फोकस कर लेते हैं कि थोड़े मार्क्स हैं तो इसका मतलब थोड़ा लिखना है, तो इसलिए बाज़ औक़ात टीचर्स मार्क्स जो है वो ज़्यादा लिख देते हैं। आप 2 की बजाय 10 लिख देते हैं या 2 की बजाय 20 लिख देते हैं, 20 मार्क्स ईच, ताकि स्टूडेंट्स उस पर ज़्यादा लिखें, जितना मटेरियल वो लिख सकते हैं वो लिखें। अब जब उसकी असल स्कोरिंग की जाएगी तो फिर जाहिर है वो स्कोर जो टोटल मिड के मार्क्स हैं वो तो उतने नहीं थे ना, वो तो कम होंगे। वो जो 4 टोटल 4 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के थे वो उसको 40 डिपिक्ट किया गया था, तो फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा, यानी जिसके उस 40 में से 20 मार्क्स हैं वो असल में उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स 2 होंगे, यानी उसको 10 पे डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि उसको ओरिजिनल मार्क्स हैं वहाँ पे कन्वर्ट किया जाए। ये वेरी सिंपल एग्जांपल है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम जब कन्वर्जन करते हैं तो वो कन्वर्टेड स्कोर बाज़ स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं, बाज़ परसेंटाइल स्कोर्स होते हैं, बाज़ ट्री स्कोर्स होते हैं। परसेंटाइल कौन कौन सी टाइप्स हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे, जैसे एज नॉर्म्स और ग्रेड नॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे, तो उसके बाद हमने परसेंटाइल नॉर्म्स डिस्कस किए थे। वो परसेंटाइल रैंक्स भी होते हैं जो हम बनाते हैं, तो ये एक किस्म का नॉर्मेटिव डाटा है आपके पास, इसकी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो किस तरह से होती हैं। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ कन्वर्टेड स्कोर, जब आप रा स्कोर्स को जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए उनको स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न पे कन्वर्ट करके लार्ज पॉपुलेशन पे उनको जो है वो यूटिलाइज करने के लिए, उनको जनरलाइज करने के लिए एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपके कन्वर्टेड स्कोर्स होते हैं। वो चाहे परसेंटाइल की फॉर्म में हो, कोई स्टैंडर्ड स्कोर्स हो, टी स्कोर्स जैसे होते हैं, उसके मेथड्स हम जो हैं वो किस किस तरह से हैं, वो मेथड्स हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे कि हम किस तरह से इनको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपकी ओरल टेस्ट की स्कोरिंग है कि आप जो ओरल असेसमेंट है उसमें जैसे आपके वाइवाज हैं, इंटरव्यूज आप जो ले रहे हैं,
उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसमें एंग्जाइटीज़ जो आती हैं, जो उसमें एप्रीहेंशन होती हैं, वो भी डिस्कस की थी कि ये अलग से इनको कंसिडर किया जाना चाहिए। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने इस पर डिटेल से बात की थी कि ओरल असेसमेंट में पार्टिसिपेंट्स की एंग्जाइटीज़ और प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। इसी तरह से स्कोरिंग करते हुए भी ओरल असेसमेंट को स्पेशल कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप ओरल असेसमेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली उसके साथ जब रिटन असेसमेंट भी शामिल है, रिटन और ओरल दोनों असेसमेंट्स आप सर्टन इंडिविजुअल्स की कर रहे हैं, तो फिर आपके कुछ इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे आप अगर किसी की ओरल असेसमेंट करते हुए उसको बहुत अच्छा पाते हैं, उसकी कम्प्रीहेंशन आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके जेस्चर्स, पोस्टर्स, उसका कॉन्फिडेंस, उससे आप इम्प्रेस होते हैं, तो वो इम्प्रेशन आपके जो रिटन उसके एग्ज़ाम्स हैं उस पर भी जा सकता है। आप उसी के फॉलो एरर जो है वो आ सकता है और आप उसी की बेसिस पे उसको रिटन में ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। इसी तरह से उसका नेगेटिव इफेक्ट भी जा सकता है। तो इसको जैसे हमने बात की थी कि आप रिटन एग्जाम में उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे वो ऐसे टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स और उन सारी कंसिडरेशन को सामने रखते हुए उसकी स्कोरिंग करनी है ताकि वो ऑब्जेक्टिविटी कायम रहे। इसी तरह से ओरल असेसमेंट के साथ अगर रिटन असेसमेंट की है या वो सिंपली सिर्फ ओरल असेसमेंट की है, तो उसको भी पार्ट्स में डिवाइड करके स्कोरिंग मेथड्स तरतीब दिए जाएं। अगर आपने किसी के मैनर्स को भी कुछ मार्क्स देने हैं तो वो स्पेसिफाइड हों कि अगर किसी के मैनर्स अच्छे हैं, वो सलाम आके आपके सामने आके बैठने से पहले सलाम करता है, कुर्सी पे किस तरह से बैठता है, ड्रेसिंग कैसी करके आता है, उसके जेस्चर्स पोस्टर्स कैसे हैं, उनको आपने जो है वो रैंकिंग कर, उनकी आपने स्कोरिंग करनी है, उनको कोई वेटेज देना है, तो वो डिफाइंड होगा कि कितने स्कोर दिए जाएंगे, किस तरह की ड्रेसिंग पे क्या स्कोर दिया जाएगा, किस तरह के बोलने चलने पे क्या स्कोर दिया जाएगा, उसका कितनी वेटेज होगी। फिर जो आप उनसे सवाल पूछते हैं, जो बात पूछते हैं, उसकी जो मटेरियल वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वेटेज क्या होगी। यानी उसमें सिर्फ यही नहीं कि मटेरियल उन्होंने उसमें कंटेंट क्या बताया क्या है, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी हम डिसाइड करेंगे किस तरह से बताया, किस तरह से लॉजिक्स दी, किस तरह से एग्जांपल्स दी, एग्जांपल्स दी या नहीं दी, उसमें फ्लुएंसी कितनी थी, उसमें कन्विंसिंग एबिलिटी कितनी थी, उसमें जो है वो उनका कॉन्फिडेंस कितना था। ये सारी चीज़ें आप जो है वो बाकायदा एक चार्ट, ये जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है कि आप ये सारी चीज़ें जो है वो वन बाय वन हर कैंडिडेट के इंटरव्यू के या ओरल असेसमेंट के दौरान इनको टिक करते हैं और साथ साथ हर एक की अलग अलग मार्किंग करते हैं, ताकि आपकी इवैल्यूएशन में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो रह सके। ये ना हो कि किसी की एक बात आपको पसंद आ जाए और उसी पे आप उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स उसको दे दें, और किसी की एक बात बुरी लग जाए, सिर्फ किसी एक क्वेश्चन के आंसर में उसने आपसे कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट आपको दे दिया जिससे आप अनॉयड हो गए, या आपने ये फील किया कि उसने आपसे बहस की है और उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस आप एक तरफ रख दें और उसको आप नेगेटिव मार्किंग कर दें। तो इस सब्जेक्टिविटी से बचने के लिए आपकी ओरल असेसमेंट जो है उसको भी जो पार्ट्स में डिवाइड करके और बाकायदा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में उसको तरतीब देने के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि आप उसको जिस हद तक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव रखें। तो एट द एंड जो आपकी जितनी भी स्कोरिंग है, इवैल्यूएशन आप कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट ग्रेड्स में, अगर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करें, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बात करें, तो उसमें हम ग्रेडिंग्स जो है वो कर रहे होते हैं। सिंपली अगर आपकी जो अभी तक के अचीवमेंट असेसमेंट्स जितनी हो चुकी हैं वो आपको पता होगा कि उसमें आपके मार्क्स उनकी परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो ग्रेड्स मिलते हैं। ये ग्रेड्स जो हैं ये आपको किस तरह से मिलते हैं, वो एक पैटर्न आपके पास मौजूद होता है, आप लोगों को भी पता होता है, एग्जामिनेशन वालों ने जो है वो नोटिफाई किया होता है कि ग्रेड्स आपके जो है वो किस तरह से आपको मिलेंगे। वो फिक्स्ड परफॉर्मेंस की बेसिस पे या फिक्स्ड ग्रेड्स भी होते हैं, या वो आपके जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेड्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। आपके जो फिक्स्ड ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास अगर कोई पैटर्न मौजूद हो कि जी इतने परसेंट से इतने परसेंट तक ग्रेड ए होगा, इतने परसेंट से इतने परसेंट तक ग्रेड बी होगा, और इतने परसेंट मार्क्स से इतने परसेंट तक सी, और इतने से इतने तक डी होगा। तो इसको हम फिक्स्ड ग्रेडिंग कहते हैं।
इसके पैरेलल हम जो है वो एक कैजोरी मेथड यहाँ पे जो बाकायदा उसकी जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसकी बेसिस पे जो हम परफॉर्मेंस को अदर दैन द फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, उसमें आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैजोरी मेथड में जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें ये कहा जाता है कि जी आप जितने भी 7 जितने भी आपके पास पेपर्स आ गए हैं या जितने भी आपके पास आंसर शीट्स आ गई हैं उनको आप इवेल्युएट करें और उनकी रिलेटिव मार्किंग जैसे होती है इसी तरह से रिलेटिव ग्रेडिंग करें। वो रिलेटिव ग्रेडिंग जो है वो किस तरह से होगी कि जो भी आपके टॉप के 7% लोग होंगे उनको आप ए जो है वो असाइन करेंगे, ए ग्रेड देंगे। उसके बाद वाले 24% को आप बी देंगे, उसके बाद वाले 38% को आप सी देंगे और उसके बाद वाले 24% को आप डीज दे देंगे। जो भी स्कोर्स आए, अगर किसी के मैक्सिमम स्कोर जो है किसी एक पेपर में, इसमें ये फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। बात आपके अगर उस पेपर में बहुत मुश्किल पेपर है और उसमें मैक्सिमम मार्क किसी के आउट ऑफ 120 ही आए हैं तो उस 20 मार्क्स में भी आपको ए ग्रेड वाले मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? इसलिए कि उसमें जो भी टॉप पे 7% हैं उनको ए ग्रेड मिलना ही मिलना है, चाहे वो आउट ऑफ 100 उन्होंने 20 मार्क्स ही दिए हैं, जो कि आम तौर पे फेल कंसिडर होगा ना। आपके कोई भी ऐसा अभी एजुकेशनल सिस्टम आप एनुअल सिस्टम में भी देखें तो 33% से कम वाले फेल होते हैं। आपके जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें 40% से पासिंग शुरू होते हैं, कुछ जगहों पे 50% पासिंग मार्क्स होते हैं और कुछ जगहों पे 60% भी होते हैं। लेकिन अब 20% तो किसी सूरत पासिंग मार्क्स भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी टॉप पे 7% है वो ए ग्रेडर होंगे, तो इसका उनको फ़ायदा भी हो सकता है। और समटाइम्स इसका नुकसान भी हो सकता है कि आपके जो पेपर्स हैं, जो आपके मार्क्स हैं, वो सिर्फ आपकी रिलेटिव मार्किंग उस लेवल पे जो है वो उसको डिपिक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को वो डिपिक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब एक लार्ज स्केल पे ये टेस्ट हो रहे होते हैं, टेस्टिंग हो रही होती है, तो फिर इसका बेनिफिट होता है, इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप फिर रिलेटिव उनका आपस में, बहुत बड़े ग्रुप का आपस में रिलेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर छोटे लेवल पे जस्ट एक क्लास के लिए इस तरह का टेस्ट डेवलप किया गया हो तो उसमें बाज़ ये फिर हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। तो ये दोनों मेथड जो हैं वो हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रेडिंग। अपने उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स जो हैं वो हैं। नॉर्मली हम जो है वो चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास बहुत बड़ा लार्ज पूल नहीं होता, एक क्लास या चंद क्लासेस के लिए एक टेस्ट डेवलप किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे फिक्स्ड मेथड को जो है वो ट्रेडिशनल ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसी को यूज़ किया जाता है कि वो इतने परसेंट से इतने परसेंट वाले ए होंगे, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज वाले मार्क्स के लिए बी होगा, इसके लिए सी और इसके लिए डी, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे हम ये काम नहीं कर रहे होते। और अगर उसी की बेसिस पे आपने जो है वो बहुत बड़े लेवल पे वो काम करना हो तो उसमें फिर हम कैजोरी मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिक्स्ड मेथड पे हम जो है वो फोकस नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने अंडर कंसिडरेशन रखनी होती हैं ड्यूरिंग द टेस्ट स्कोरिंग, कि आपकी टेस्ट स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिविटी रहे और आप उसको जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा प्योरीफाइड सोफिस्टिकेटेड वे पे आप जो है वो उसके स्कोर्स आइडेंटिफाई कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ यू कैन आस्क। उसके बाद हम जो है वो प्रेजेंटेशंस स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे।